नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मेरे साथ में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेफ्टी रिलेटेड देखने वाले हैं, जो कि सेफ्टी सुपरवाइजर, स्टीवार्ड, सेफ्टी ऑफिसर्स या इंजीनियर्स या नॉर्मल लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सुरक्षा हर किसी की आवश्यकता है, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हों। बिना सेफ्टी के नॉलेज के कोई भी कंपनी हायर नहीं करती है। हम कितना भी बुक पढ़ें, बट हमें इंटरव्यू के टाइम में क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसके लिए रेडीमेड क्वेश्चन आंसर अगर हमारे दिमाग में हो तो हम रिप्लाई अच्छे से कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेफ्टी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। सेफ्टी किसी दुर्घटनाओं से बचने और उसके रोकथाम के प्रयास को कहा जाता है। वैसे दुर्घटनाएं जिसके होने से किसी को चोट पहुंचे, किसी की मौत का कारण बने या किसी प्रॉपर्टी या वातावरण को नुकसान पहुंचे। अगला प्रश्न है, हैजार्ड क्या है? व्हाट इज हैजार्ड? हैजार्ड मीन्स होता है खतरा। तो खतरा किसे बोलते हैं? यह कोई सोर्स या जरिया या परिस्थिति या कोई कार्य जिसके होने से नुकसान हो, जैसे किसी को चोट पहुंचाने या कोई बीमारी हो जाए, ऐसे को हम हैजार्ड बोलते हैं। या हम अनदर टर्म में बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, उसे हम हैजार्ड बोलेंगे, यानी कि एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। अब अगला प्रश्न है, व्हाट इज रिस्क? रिस्क किसको बोलते हैं? हैजार्ड से होने वाले नुकसान की संभावना और तीव्रता यानी कि सीवियरिटी को रिस्क कहा जाता है। तो रिस्क जो है लाइक्लीहुड और सीवियरिटी को दोनों को मल्टीप्लाई करके रिस्क को निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताएं। एक्सप्लेन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी के सेफ्टी एस्पेक्ट को मैनेज करने के लिए किया जाता है, ताकि मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्टिव सेट करके कंपनी के एक्सीडेंट और इल हेल्थ के रेट को कम किया जा सके। अब उसका अगला प्रश्न है, क्या आपने सेफ्टी पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखा है? वो क्या होता है? अगर कोई आपसे इंटरव्यू में ये पूछता है कि व्हाट इज़ सेफ्टी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो इसको आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति अपना कमिटमेंट प्रदर्शित करने के लिए कंपनी द्वारा बनाया गया एक A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि कंपनी सेफ्टी के प्रति क्या कदम उठाने जा रही है। अब अगला प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है? व्हाट इज सेफ सिस्टम ऑफ वर्क? तो इसको आप रिप्लाई इस तरह से दे सकते हैं, यह एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें किसी काम के टास्क के हजार्ड को पहचान कर सेफ मेथड को बताया जाता है, ताकि उस काम से जुड़े खतरों को समाप्त किया जा सके या जोखिम को कम किया जा सके। इसी को हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं। अब आपसे प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितने प्रकार के हैं? टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट एड केस हो सकता है, जो पर्सनल इंजरी होती है या फर्स्ट एड केस हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट केस हो सकता है। वर्क रिस्ट्रिक्टेड केस हो सकता है, जिसको WRC बोलते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट को MTC बोलते हैं। फर्स्ट एड केस को FSC बोलते हैं शॉर्ट में। और फोर्थ जो है लॉस्ट टाइम इंजरी, यानी कि LTI बोलते हैं। और फिफ्थ फैटेलिटी, यानी कि किसी की जान चली जाए, जानलेवा। तो ये 5 तरह के जो है एक्सीडेंट होते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है? तो सबसे कम तापमान जिसमें एक वाष्पशील तरल यानी कि वोलेटाइल लिक्विड पर्याप्त वाष्प यानी कि वेपर उत्पन्न करता हो, ताकि अगर इग्निशन का कोई बाहरी स्रोत हो तो वह आग की एक फ्लैश देता है। जब इग्निशन स्रोत को हटा दिया जाता है तो फ्लैश भी बंद हो जाता है। आप एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं, जैसे गैसोलीन यानी कि पेट्रोल का जो फ्लैश पॉइंट है -43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या सेल्सियस भी बोलते हैं उसको। डीजल का 52 to 96 डिग्री सेल्सियस होता है। केरोसिन का 38 से 72 होता है। हाइड्रोजन का 150 डिग्री सेल्सियस होता है। और इथिलीन का 136 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, इसको दोनों सेल्सियस बोल सकते हैं या सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे इस तरह ही पूछा सकता है कि फायर पॉइंट क्या होता है? तो फायर पॉइंट यानी कि जब वो जलता है, यानी कि व्हाट इज़ फायर पॉइंट? ईंधन का फायर पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर ईंधन द्वारा
दिया गया वाष्प एक ओपन फ्लेम द्वारा जलने के बाद कम से कम 5 सेकेंड तक जलता है। तो ये होता है फायर पॉइंट। और इसके बाद होता है इग्निशन टेम्परेचर, जो इससे थोड़ा और ऊपर होता है। अगला प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इसको आप इस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी पदार्थ का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वैसा सबसे कम तापमान होता है जिस पर वह सामान्य वातावरण में भी बिना किसी बाहरी इग्निशन स्रोत के अपने आप जलना शुरू कर देता है। यानी कि ऑटो मतलब अपने आप। अगला प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, यानी कि LEL शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि LEL क्या होता है। तो इसको आप ऐसे रिप्लाई दे सकते हैं कि यह गैस या वेपर का वैसा सबसे कम कंसंट्रेशन होता है जो किसी इग्निशन स्रोत की उपस्थिति में आग का फ्लैश पैदा कर सकता है। इसको हम लोग लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट बोलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि व्हाट इज अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। लोअर तो हम लोग देख लिया। तो यह गैस या वेपर का वैसा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है जो किसी इग्निशन स्रोत की उपस्थिति में आग का फ्लैश को पैदा कर सकता है। इसको हम लोग अपर एक्सप्लोसिव लिमिट बोलते हैं। अब इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, यानी कि यह हवा में मौजूद किसी जहरीले पदार्थ का वैसा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है जिसे एक सीमित समय के लिए वर्कर द्वारा बिना किसी नुकसान के इनहेल किया जा सकता है, यानी कि सांस लिया जा सकता है। यानी कि उतना लिमिट में हम लोग काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लिमिट बढ़ गया तो हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारे शरीर पे बैड इफेक्ट आएगा उस जहरीले गैसों का। अब 14th नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट, यानी कि परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, या शॉर्ट में इसको भी बोला जा सकता है व्हाट इज लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट। तो यह किसी गैस या पदार्थ का अधिकतम कंसंट्रेशन है जो कि 8 घंटे की वह अनुमानित अवधि है जिसमें कोई बिना नुकसान या प्रभाव के एक्सपोज कर काम कर सकता है। जैसे हम लोग जब काम करते थे, जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका 8 आवर्स का 50 ppm था। अब शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। आप इसका रिप्लाई इस तरह भी दे सकते हैं, यह किसी गैस या पदार्थ के अधिकतम कंसंट्रेशन की वह जो 15 मिनट की वह अनुमानित अवधि है जिसमें कोई बिना किसी नुकसान या प्रभाव के एक्सपोज होकर काम कर सकता है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था एक आपको लॉन्ग टर्म जिसमें 8 घंटे लिए थे, उसके बाद शॉर्ट टर्म जिसको हम लोग 15 मिनट्स ले रहे हैं। तो आप इस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न इस तरह ही पूछा सकता है कि C वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज C वैल्यू। C वैल्यू किसी केमिकल या किसी जहरीले पदार्थ का वह अधिकतम कंसंट्रेशन है जो एक सेट किए अवधि से ज़्यादा पार नहीं किया जाना चाहिए। अब प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज IDLH से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय IDLH। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। तो एक ऐसा हवा में मौजूद अधिकतम दूषित पदार्थ या गैस की वह मात्रा होती है जिसके संपर्क में आने से तत्काल मौत हो सकती है, स्वास्थ्य पर बेहद बुरा प्रभाव हो सकता है या उस वातावरण में जिंदा बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। अब आपसे अगला प्रश्न इस तरह ही पूछा सकता है केमिकल से रिलेटेड कि केमिकल रूट ऑफ एंट्री के बारे में बताएं, यानी केमिकल हमारे शरीर में कितने तरीके से अंदर जा सकता है, हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकता है। तो इसको आप रिप्लाई इस तरीके से दे सकते हैं, रूट ऑफ एंट्री का मतलब है कि कोई केमिकल या दूसरे हानिकारक पदार्थों का हमारे शरीर में पहुंच सकता है। जैसे यह सांस के द्वारा पहुंच सकता है, मुंह के द्वारा पहुंच सकता है, त्वचा के द्वारा पहुंच सकता है, इंजेक्शन के द्वारा पहुंच सकता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में इन्हेलेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन और इंजेक्शन थ्रू स्किन से भी नाम से बोल के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है, यानी कि JSA शॉर्ट में अगर कहा जाए तो किसी काम को शुरू करने से पहले काम को स्टेप्स में बांटा जाता है, उसके खतरों को आकलन किया जाता है, उसके बाद कंट्रोल मेजर देकर उसके जोखिम को कम करना जॉब सेफ्टी एनालिसिस कहलाता है। अगला प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि फायर की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ फायर। आप इसको इस तरह से भी रिप्लाई कर सकते हैं कि फायर किसी मटेरियल का एक रैपिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसके होने से गर्मी, प्रकाश और धुएं की उत्पत्ति होती है। फायर रिलेटेड एक और इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मोदरिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज स्मोदरिंग। यह एक आग बुझाने की प्रक्रिया में से एक है। आग से ऑक्सीजन को हटा या निकाल देना स्मोदरिंग कहलाता है। CO2
फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए आग से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है तो आग बुझ जाती है, और यह आग पर ब्लैंकेट रख कर आग बुझाना भी स्मोदरिंग कहलाता है। अब अगला प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टारवेशन। आप इसका रिप्लाई इस तरह भी दे सकते हैं कि स्टारवेशन मतलब क्या, ईंधन को हट जाना, यानी कि ईंधन को आग से निकालना या हटा देना को स्टारवेशन कहते हैं, यानी कि ये फर्दर आग अब नहीं बढ़ेगा। अगला प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है फायर रिलेटेड कि आग बुझाने के संदर्भ में कूलिंग किसे कहते हैं। तो यानी कि आग को ठंडा करना, यानी कि आग से गर्मी हटा या निकाल देना कूलिंग कहलाता है। आग पर पानी डालकर आग बुझाने को कूलिंग कहा जाता है। ये सब आग बुझाने की प्रोसेस है। अब अगला प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि इंटरफेरेंस एक्सटिंग्विशिंग क्या होता है, व्हाट इज इंटरफेरेंस एक्सटिंग्विशिंग। इसका रिप्लाई आप इस तरह से दे सकते हैं, केमिकल फायर की चेन रिएक्शन को रोकने के लिए एक्सटिंग्विशिंग एजेंट अप्लाई किए जाते हैं, जिसे हम इंटरफेरेंस कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आपको हाइड्रो टेस्ट या हाइड्रोजेटिंग में क्या अंतर है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो हाइड्रो टेस्ट में क्या होता है, यह एक तरह का प्रशिक्षण है, यानी कि टेस्ट है, जिसमें आवश्यक दबाव के साथ पानी भरकर पाइप, उपकरण आदि के रिसाव का परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजेटिंग क्या होता है, तो जैसा कि बता रहे जेटिंग एक हाई प्रेशर वाटर क्लीनिंग सिस्टम है, जिससे एक हाई प्रेशर मशीन के द्वारा पानी के प्रेशर को कई गुना बढ़ाकर किसी उपकरण जैसे हीट एक्सचेंजर या पाइप के जंग या ब्लॉक को क्लीन किया जाता है। इसको हम लोग हाइड्रोजेटिंग बोलते हैं। अब अगला प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, हाइपो टेस्ट किस प्रकार के टेस्ट हैं। हाई वोल्टेज मेगर के साथ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल केबलों के लिए इंसुलेशन लीक का परीक्षण जो है हाइपो टेस्ट कहा जाता है। वेल्डिंग आजकल कॉमन है, तो वेल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेल्डिंग के बारे में बताइए, व्हाट इज़ वेल्डिंग। धातुओं को इलेक्ट्रिक या गैस से जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, मैकेनिकल ब्लाइंड क्या होता है और यह क्यों जरूरी है। फ्लेंजेस का उपयोग पाइपिंग सिस्टम या प्रेशर वेसल्स के ओपनिंग को सील करने के लिए किया जाता है, ताकि ओवरफ्लो या पाइप का मटेरियल आगे फ्लो न कर सके। इस प्रक्रिया को हम लोग मैकेनिकल ब्लाइंड कहा जाता है। जब हम किसी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाते हैं, अगर किसी हमें टैंक में काम करना है और उस टैंक को आइसोलेट करना है, तो उसमें पाइपलाइन से, तो उस पाइपलाइन को हमको बंद करने के लिए हम लोग मैकेनिकल ब्लाइंड का भी यूज़ करते हैं। अब इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, फिल्म बेज क्या होता है। फिल्म बेज वैसी व्यक्ति के द्वारा पहनने वाला उपकरण है जो रेडिएशन के क्षेत्र में काम करता है, ताकि उसके रेडिएशन के 1 महीने के डोज को कैलकुलेट किया जा सके। खासकर जब हम बॉयलर वगैरह में वहाँ पे रेडियोग्राफी होती है, किसी जॉइंट का चेक किया जाता है, तो वहाँ का जो चेक करने वाला है वो ये बैच पहनता है, और हम लोग उसके मंथली कितना डोज लिया जो हमारा लीगल रिक्वायरमेंट है उससे हम लोग मैच करा लेते हैं। अब अगला प्रश्न आपको इस तरह से भी हो सकता है, क्रेन से रिलेटेड। क्रेन ऑपरेशन, मैन बास्केट और स्काफोल्ड पर काम करने के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट, विंड स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो हवा का स्पीड लिमिट मैं बताऊं, यह कुछ कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन कॉमनली यूज्ड बता रहा हूं, क्रेन ऑपरेशन बिलो 32 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। कई जगह पे यह 25 किलोमीटर भी सेट किया जाता है, लेकिन मोस्टली ये 32 किलोमीटर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मैन बास्केट बिलो 25 किलोमीटर पर आवर, उसको क्रेन ऑपरेशन से थोड़ा कम ही रखते हैं, क्योंकि मैन बास्केट में कोई आदमी जाता है। वर्क ऑन स्काफोल्ड बिलो 65 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप जिस कंपनी में भी काम करेंगे वहाँ का स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, बट आप ये कॉमनली ये जो वैल्यू है आप बता सकते हैं। अब आपसे आग बुझाने की प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि पेट्रोल से लगी हुई आग को किस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जा सकता है। ये लोग हमेशा पूछते हैं, पैनल में आग लग गया तो कैसे बुझाएंगे। तो पेट्रोल से अगर आग लगता है, पेट्रोल क्या है, एक लिक्विड है, तो इसमें क्या चलेगा, फोम चलेगा, नहीं तो ड्राई पाउडर तो हर जगह चलता है। तो ड्राई पाउडर या फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं सर, इसकी जगह पे हम ऐसा बोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप कभी आग लगी हुई देखते हैं तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, ऐसा लोग हमेशा पूछते हैं। तो जब भी कोई आग लगे, इमरजेंसी आता है, तो सबसे पहले अलार्म बजाकर दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद सभी को आग वाले एरिया से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, आग बुझाने की कोशिश करेंगे अगर मुमकिन हो तो, और ज़्यादा बड़ा आग हो तो उसको कोशिश नहीं करना है। अब आपसे कन्फाइंड स्पेस के बारे में पूछा सकता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर किस प्रकार के खतरे मौजूद होते हैं।
तो जब कन्फाइंड स्पेस की बात आती है तो पहला, आने जाने की जगह बहुत ही लिमिटेड और छोटी होती है, इससे वहाँ पे एक्सेस इग्रेस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं होता है, ये खतरा है। अंदर देखने में कठिनाई होती है, बहुत कम प्रकाश या न के बराबर प्रकाश होता है, यानी कि लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यानी कि ऑक्सीजन डिफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, यानी कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन लिमिट है उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जहरीली गैस या आग लगने वाली गैस मौजूद हो सकती है। ऐसी तरल या पदार्थ मौजूद हो सकता है जिसमें आदमी इंट्रैप हो सके, यानी कि मान लेते हैं कोई वहाँ पे डस्ट है जिसके अंदर आदमी फंस सकता है, कोई ऐसा साइलो टाइप का है उसमें कोल्ड डस्ट भरा, उसके आदमी इनगल्फमेंट हो सकता है, यानी कि उसमें समा सकता है। और हमेशा गिरने का खतरा मौजूद होता है, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस की बनावट पता नहीं कैसी है, ये कैसा भी हो सकता है। अब अगला प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि MSDA से आप क्या समझते हैं। तो जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डेटा सेट। यह मैन्युफैक्चरर के द्वारा हजार्डस सब्सटेंस के साथ दिया जाने वाला डॉक्यूमेंट होता है जो उस मटेरियल से जुड़ा हुआ जानकारी देता है, जिसमें सेफ्टी और स्वास्थ्य संबंधी खतरों और सावधानियों से जुड़ी जानकारियाँ शामिल होती हैं। इसमें टोटल 16 पॉइंट होते हैं और ये सारे चीज़ों के बारे में बताता है, कैसे रख रखाव करना है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैसे इसको आगे बुझाना है। बट शॉर्ट में आप इतना भी बता सकते हैं। अब प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि लॉकआउट टैगर सिस्टम क्या होता है, यानी कि शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं लोटो क्या होता है। तो यह एक तरह का सेफ्टी सिस्टम है जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे काम चल रहा है और वह उपकरण को अचानक स्टार्ट नहीं किया जा सकता है जब तक कि लॉक आउट या टैग आउट लोटो को रिमूव नहीं किया जाता। इससे उस उपकरण पर काम कर रहे लोगों की सेफ्टी सुनिश्चित होती है। आप इस तरह से भी रिप्लाई कर सकते हैं। अब अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में PTW ही बोलते हैं। PTW क्या होता है, परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है। इसका रिप्लाई आप इस तरह दे सकते हैं, वर्क परमिट सिस्टम एक लिखित एग्रीमेंट है जो एरिया ओनर के द्वारा किसी काम को करने देने के लिए लिखित डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक विशिष्ट काम को सेफ्टी मेजर के साथ करने की अनुमति होती है। अब अगला प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, किसी वर्कर को काम करने के बाद सेफ्टी ग्लास से पहले अपने हाथ को ग्लव्स क्यों उतारना चाहिए। वह इसलिए कि हाथ में ग्लव्स में लगा हुआ केमिकल या दूसरे हानिकारक पदार्थ आपकी आंखों और चेहरे में न लग जाए। अब आपसे प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि सेफ्टी प्लान या प्रोग्राम क्या होता है। तो सेफ्टी पॉलिसी को एक डॉक्यूमेंट के रूप में डेवलप किया जाता है जो सिस्टम, प्रोसेस, रोल और जिम्मेदारी को लागू करने के लिए तरीके के बारे में विवरण बताता है, सेफ्टी प्लान या प्रोग्राम कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न अगला ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नॉन कम्बस्टिबल और कम्बस्टिबल लिक्विड को कैसे पहचाना जाता है। तो नॉन कम्बस्टिबल यानी कि उतना नहीं जलेंगे, यानी जिसका फ्लैश पॉइंट 93 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, और कम्बस्टिबल लिक्विड यानी कि फ्लैश पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस टू 93 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको फ़ारेनहाइट में अगर बताएं तो 100 टू 200 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। अब अगला प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि फ्लेमेबल लिक्विड, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड और एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड में को कैसे पहचाना जाता है। तो फ्लेमेबल लिक्विड फ्लैश पॉइंट जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस 37.8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जबकि हाईली फ्लेमेबल का फ्लैश पॉइंट और कम यानी कि 0 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और एक्सट्रीमली फ्लेमेबल यानी कि उसका फ्लैश पॉइंट और कम यानी कि 0 डिग्री से के नीचे होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बताना हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है। अगला प्रश्न है कि अगर किसी वर्कर के साथ बार बार कोई छोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे। तो अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है यानी कि उसे कम खतरों वाले जॉब पर रखे जाने के लिए सलाह देंगे। इससे क्या होगा कि उसका एक्सीडेंट कम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपको कन्फाइंड स्पेस से पूछा जाता है, यानी कि CSE यानी कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट की ड्यूटी क्या होती है। कन्फाइंड स्पेस द्वार के बाहर रहना, अंदर जाने वाले का नाम, ID, अंदर जाने वाले के बारे में, बाहर आने का समय एक लॉग शीट में लिखना, अंदर गए हुए वर्कर के साथ कम्युनिकेशन करना और किसी भी आपात स्थिति में बचाव के लिए कॉल करना शामिल होता है। अब लिफ्टिंग प्लान के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लिफ्टिंग प्लान। तो आप इसका रिप्लाई इस तरह दे सकते हैं कि क्रेन के द्वारा सुरक्षित लिफ्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले क्रेन का विवरण, सीलिंग लोड का विवरण, क्रेन सेटअप के बारे में विवरण, रेडियस और क्रेन का लोड कैपेसिटी का कैलकुलेशन होता है,
ताकि सेफ लिफ्ट किया जा सके। अब अगला प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि लाइन ऑफ फायर क्या होता है। तो लाइन ऑफ फायर उस रास्ते को कहा जाता है जहाँ कोई वस्तु या कोई पदार्थ कुछ भी गलत होने पर उस रास्ते में आए व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे क्रेन ऑपरेशन होने पर किसी का लटके हुए लोड के नीचे खड़े होने पर लाइन ऑफ फायर में आता है। अगला प्रश्न आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि आप बेंचमार्किंग से क्या समझते हैं। तो सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उसी सेक्टर के अन्य संगठनों के साथ प्रदर्शन की तुलना यानी कंपेयर करना बेंचमार्किंग कहलाता है। यानी कि आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, उसी तरह कंपनियों से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा सेफ्टी कहाँ है, उनका सेफ्टी कहाँ है, उनका ज़्यादा स्टैंडर्ड अच्छा है, तो इस कंपेयरिंग को हम लोग बेंचमार्किंग बोलते हैं और उस कंपनी को हम लोग बेंचमार्क करते हैं। हैजअप किसे कहते हैं। तो हैजअप एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनीम है। तो हैजअप का फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एंड ऑपरेटिबिलिटी स्टडी, यानी बड़े पैमाने पर प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट यानी कि PSM में उपयोग किया जाता है उन समस्याओं को पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना जो किसी कर्मियों या उपकरणों के लिए जोखिम का कारण बन सकती है। अगला प्रश्न है गैस या वेपर के जोन को कैसे पहचाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं साइट में कहीं कम गैस होता है, कहीं ज़्यादा गैस होता है। तो जहाँ ज़्यादा गैस है वो ज़्यादा हाई रिस्क है, तो इसमें जोन 0, जोन 1, जोन 2 होता है। तो आप आंसर में इस तरह से बता सकते हैं कि जोन 0 यह एक हाई रिस्क जोन है जिसमें एक विस्फोटक वातावरण लंबे समय के लिए या हमेशा मौजूद रहता है, जिससे आग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और जोन 1 क्या होता है, यह एक मीडियम रिस्क जोन है जिसमें एक विस्फोटक वातावरण किसी भी सामान्य ऑपरेशन में होने की संभावना होती है। और जोन 2 क्या होता है, ये एक लो रिस्क जोन है जिसमें एक विस्फोटक वातावरण बहुत कम समय के लिए या न के बराबर होने की संभावना होती है। अब अगला प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाता है, वो तो गैस था, अब डस्ट के बारे में, इसका क्लासिफिकेशन जोन को कैसे पहचाना जाता है। तो इसके हम लोग ऐसे रिप्लाई दे सकते हैं, वहाँ जोन 0 था, यहाँ पे जोन 20 हो गया, है ना। तो जोन 20 ये एक हाई रिस्क जोन है जिसमें एक विस्फोटक वातावरण लंबे समय के लिए मौजूद रहता है, जिसमें आग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जोन 21 यह मीडियम रिस्क जोन है जिसमें एक विस्फोटक वातावरण कभी कभी सामान्य ऑपरेशन में होने की संभावना होती है। और जोन 21 जो है वो है आपका लो रिस्क जोन जिसमें एक्सप्लोसिव वातावरण बहुत कम समय के लिए या न होने की संभावना होती है। अब आपको कार्सियोजेनिक से क्या समझते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्सियोजेनिक मतलब कार्सियो मतलब कैंसर, है ना। ये कैंसर का कारक होता है। शरीर में कोशिकाओं को असामान्य वृद्धि अगर इसको सांस के जरिए निगल या त्वचा के माध्यम से शरीर में समा लिया जाए तो ये कार्सियोजेनिक क्रिएट करते हैं। अब अगला प्रश्न ये है एक्यूट और क्रोनिक इफेक्ट क्या होता है। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए और क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक्यूट जो है एक कम समय यानी शॉर्ट टर्म का इफेक्ट है जो एक हानिकारक पदार्थ के संपर्क के कारण होता है। और क्रोनिक जो है एक लंबे समय का इफेक्ट है, ये भी हानिकारक पदार्थ के संपर्क के कारण होता है। जैसे अगर हम लोग डस्ट अभी लिया तो अभी इफेक्ट नहीं आता है, इसका 20 साल के बाद तो वो क्रोनिक इफेक्ट है। डस्ट अभी लिया, अभी खांसी हुआ तो यही एक्यूट इफेक्ट। तो हम लोग इस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं। तो आई होप आपने मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं आपको कॉमनली यूज्ड होने वाले 50 सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चंस बताएं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू की कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बट बुक का नॉलेज तो ज़रूरी है, किसी टॉपिक का बहुत ज़्यादा नॉलेज तो ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्टली अगर सेफ्टी क्वेश्चंस और आंसर देख लेते हैं तो रिप्लाई भी क्विक हो जाता है। तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मालूम है कि आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। लाइक का भी बटन ज़रूर दबाना है, मैंने 100 लाइक्स का टारगेट रखा है। तो मिलते हैं अगले इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। टेक केयर।